हेलो एस्पिरेंट, ये है इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर थर्ड और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उद्योग को। तो आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। 1948 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, लेकिन मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दिया गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः 1956 में लाई गई, जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास और निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई, जबकि 1956 की नीति में इसे घटा करके 3 कर दिया गया। इसके बाद 1973 में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। 1980 की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी और इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई, जिसमें कि व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 5 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। तो आइए हम वो 5 उद्योग देख लेते हैं जो कि लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग है। पहला, अल्कोहल युक्त पेयों का आश्रवन व इनसे शराब बनाना। दूसरा, तंबाकू के सिगार और सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण सभी प्रकार के। चौथा, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज और माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। और पांचवा, खतरनाक रसायन। ये पांचों लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग हैं। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण और उदारीकरण प्रमुख हैं। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या 2 है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। तो आइए हम कंपनियों को डिस्कस करते हैं। नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। 1997 में ये दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित था, लेकिन कालांतर में ये संख्या बढ़ती रही। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को किन मानदंडों को पूरा करने पर नवरत्न की श्रेणियों में रखा जाता है? तो मानदंड है, पहला, कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट और मिनी रत्न श्रेणी सेकंड का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो और 6 चयनित निष्पादन मापदंड में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। ये मानदंड कौन से हैं? पहला, कुल शुद्ध पूंजी। दूसरा, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ। तीसरा, कुल श्रम शक्ति लागत। चौथा, प्रति अंश आय। पांचवा, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। और छठवां, नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्तता प्राप्त होती हो। वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो वो 14 नवरत्न कंपनी कौन कौन सी है, उनकी स्थापना कब हुई और इनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये अब हम देखेंगे। तो पहला नवरत्न कंपनी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। इसकी स्थापना हुई है 1954 में, इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। तीसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। इसकी स्थापना 1940 में हुई है और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। चौथा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC। इसकी स्थापना 1986 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पांचवा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC। इसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। छठवा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC। इसकी स्थापना हुई है 1969 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सातवां नवरत्न कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को NALCO। इसकी स्थापना 1981 में हुई है और इसका मुख्यालय उड़ीसा में है। आठवां, भारतीय नौवहन निगम यानी SCI। इसकी स्थापना 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नौवां, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL। इसकी स्थापना 1982 में हुई है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। 10वां, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑयल। इसकी स्थापना 1959 में हुई है और इसका मुख्यालय डुलियाजन में है। 11वां, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी NLC। इसकी स्थापना हुई है 1956 में, इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
12वां है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है 1960 में, 1960 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 13वां इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, इसकी स्थापना हुई है 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। 14वां है भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1988 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये 14 नवरत्न कंपनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे महारत्न कंपनी। 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया और 2005 से 2010 को पहली बार 4 सार्वजनिक यथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी SAIL और भारतीय तेल निगम यानी IOC, इसको दर्जा दिया गया पहली बार। वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किन मानदंडों को पूरा करने पर महारत्न का दर्जा दिया जाता है? तो वो मानदंड है, पहला वह नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी हो, दूसरा वो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, तीसरा विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो, चौथा विगत 3 वर्षों में इसका कर पश औसत लाभ 500 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो, या पांचवा विगत 3 वर्षों में इसका औसत रेट वर्थ 15,000 करोड़ या फिर इससे अधिक हो। तो ये मानदंड होना चाहिए। तो आइए हम 10 महारत्न कंपनियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, इनका स्थापना कब हो और मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। पहला राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, इसकी स्थापना 1975 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली। दूसरा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, स्थापना 1956, मुख्यालय देहरादून। तीसरा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी SAIL, स्थापना 1974, मुख्यालय नई दिल्ली। चौथा भारतीय तेल निगम यानी IOC, इसका स्थापना हुआ है 1964 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। पांचवा कोल इंडिया लिमिटेड यानी SCIL, इसकी स्थापना 1975 में हुई है, मुख्यालय कोलकाता है। छठवा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, इसकी स्थापना 1964 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सातवां गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, इसकी स्थापना 1984 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आठवां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, इसकी स्थापना 1977 में हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। नौवां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, इसकी स्थापना 1974 में हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। 10वां पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL, इसकी स्थापना 1989 में हुई है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 24 जनवरी 1976 को ब्रह्मशिल को भारत सरकार के अधिग्रहण कर भारत रिफाइनरी लिमिटेड बनाया गया और 1 अगस्त 1977 को भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम बदल के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। सितंबर 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मिनी रत्न को। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 को किया गया था। इनमें 2 वर्ग होते हैं, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न फर्स्ट क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिन्होंने विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो और नेटवर्थ धनात्मक रही हो, मिनी रत्न फर्स्ट की श्रेणी में रखी जाती है। मिनी रत्न फर्स्ट सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो कम हो खर्च कर सकती है। जनवरी 2020 में मिनी रत्न फर्स्ट कंपनियों की संख्या 62 थी। मिनी रत्न सेकंड क्या है? मिनी रत्न सेकंड कंपनियां अपने शुद्ध मूल्य का 50% तक अथवा 150 करोड़ रुपए में से जो कम हो तक खर्च कर सकती है। जनवरी 2020 में मिनी रत्न सेकंड कंपनियों की संख्या 12 थी। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है जो कुल वैश्विक उत्पादन का 1/3 है। भारत हर वर्ष 79,000 ट्रैक्टरों का निर्यात करता है। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान 1977
की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। तो आइए हम देखते हैं निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। तो ये कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की और ये निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बाल्को स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, सीएमसी, टाटा सन्स, हिंद टेलीप्रिंटर्स, HFCL, विदेश संचार निगम टाटा समूह की पेनाटोन फिनवेस्टको, IBP लिमिटेड ये भारतीय तेल निगम को बेचा गया है। और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड जुआरी मारोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड को। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार से संबद्ध है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं लघु उद्योग विकास संगठन यानी SIDO। ये केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन होता है और इसका मुख्य अधिकारी विकास कमिश्नर होता है। ये लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक और नायक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई है। इसके बाद राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC, इसकी स्थापना 1955 में हुई है। इसका मुख्य कार्य किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीनरी उपलब्ध कराना है। इन दोनों के अतिरिक्त देश में 3 राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता और लघु विकास संस्थान हैं। पहला भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी में, दूसरा राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान नोएडा में और तीसरा राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। इसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI, इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी समता पूंजी 250 करोड़ रुपए है। ये उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है जो कि लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक रुग्णता। किसी कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार 4 वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेट वर्थ का 50% या उससे अधिक हो, अथवा जो लगातार 3 तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो। औद्योगिक रुग्णता के संबंध में 1985 में नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिशों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम यानी SICA पारित किया गया। जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR की स्थापना की गई जो कि मई 1987 से प्रभावी हुआ। 1993 में गठित ओंकार गोस्वामी समिति ने BIFR यानी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन की बात की। वहीं बालकृष्ण इराडी समिति ने BIFR को समाप्त करने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की स्थापना का सुझाव दिया। तो ये हम देख लेते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम। देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की। मेक इन इंडिया का प्रतीक है कोंक से बने शेर। तो ये इंपॉर्टेंट है। NCTL को ये शक्ति प्राप्त है कि वह रुग्ण कंपनियों में जांच के बारे में कारगर व्यवस्था करे और निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। यदि रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव नहीं हो तो उन्हें विलय पुनर्गठन के यथास्थिति आदेश पारित करे। रुग्ण कंपनियों के पुनर्वास हेतु कंपनी एक्ट में संशोधन के द्वारा पुनर्वास विधि की स्थापना की गई है जिसका निर्माण कंपनियों की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति पर 0.5 से 1% उपकर के द्वारा होगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गई। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र में उद्यमों की दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान जो है सबसे ऊंचा है। 2019-20
अनुच्छेद के अनुसार 2011-12 के स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में औद्योगिक क्षेत्रक जो कि खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस और जलापूर्ति निर्माण का हिस्सा जो है 30.19% रहेगा और 2018-19 में ये 29.6% था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सभी कार्यों को इसी संहिता यानी IBC के माध्यम से किया जाएगा। ये संहिता अपनी कंपनी के दिवालियापन एवं परिसमापन की स्थिति में एक चरणबद्ध, समयबद्ध और सामूहिक प्रक्रिया प्रदान करके कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इस संहिता में दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े सभी विषयों तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है। ये संहिता किसी कंपनी को अस्वस्थता से निकलने देने के लिए समय प्रदान करती है और निवेशकों को स्पष्ट निकास का विकल्प प्रदान करती है। दिवाला और दिवालियापन संहिता ये जो कि द्वितीय संशोधन अधिनियम 2018, इसके अंतर्गत अब घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा और उन्हें लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा। दिवाला और दिवालियापन की प्रक्रिया की अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिनों तक कर दिया गया है। लेनदारों की समिति के निर्णयों के लिए वोटिंग सीमा को 75% से घटाकर 51% कर दिया गया है। इस समिति के कुछ प्रमुख निर्णय के लिए वोटिंग सीमा को 75% से घटाकर 66% कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं रिजोल्यूशन पेशेवरों की नियुक्ति और रिजोल्यूशन की योजना को मंजूरी और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाना। 90% वोटिंग सीमा के द्वारा रिजोल्यूशन की प्रक्रिया को पूर्णतः वापस लिया जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा MSME के प्रवर्तक और गारंटीकर्ता को बोली लगाने की अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया है। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वित्तीय लेनदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है, कंपनी से संबंधित पक्ष है, तो उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक के दौरान किसी प्रकार की भागीदारी या मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक कंपनी दिवाला से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है बशर्ते वह शेयर धारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ले और कम से कम 3/3 शेयर धारकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट लोगों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड निगम 2016 में हुए प्रमुख शोधन हैं। कौन से संशोधन है? संशोधन द्वारा ऋणदाताओं की समिति यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर COC के गठन के पूर्व और पश्चात आवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया को निश्चित किया गया है। संकल्प योजना को मंजूरी देते समय अथवा कॉर्पोरेट देनदार के ऋण शोधन का फैसला करते समय ऋणदाताओं की समिति परिसमापन लागत को पूरा करने में योगदान करने के लिए योजना को मंजूरी दे सकती है। ये संशोधन कॉर्पोरेट कर्जदार की बिक्री की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही एक बार कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री होती है, वैसे ही ऋण शोधन की प्रक्रिया को कॉर्पोरेट देनदार के विलय के बिना बंद कर दिया जाएगा। संशोधन के तहत यह आवश्यक है कि ऋण शोधन की प्रक्रिया शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। संशोधन में ऋण शोधन की प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य के लिए एक मॉडल समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कंपनी कानून 2013 की धारा 230 के तहत हितधारकों द्वारा प्रस्तावित किसी समझौते को पूरा करने के लिए ऋण शोधन के आदेश से अधिकतम 90 दिनों का समय निर्दिष्ट करने की व्यवस्था की गई है, जिससे ऋण शोधन की प्रक्रिया जल्द से जल्द खत्म होना सुनिश्चित हो सकेगा। संशोधन में एक हितधारकों की परामर्श समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कि सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, कामगारों और कर्मचारियों, सरकार, अन्य परिचालन ऋणदाताओं और शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व होगा, जो ऋण शोधन कराने वाले को बिक्री से संबंधित मामलों में सलाह देंगे। हालांकि इस समिति की सलाह को मनाने के लिए ऋण शोधन कराने वाला बाध्य नहीं है।
संशोधन के लिए आवश्यक है कि कोई हितधारक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है या ऋण शोधन शुरू होने की तारीख पर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अपने दावे में बदलाव कर सकता है। दावा प्रस्तुत करने के साथ एक सुरक्षित लेनदार ऋण शोधन कराने वाले को अपना सुरक्षित हित त्यागने के निर्णय की जानकारी दे सकता है। संशोधन ने एक व्यापक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अंतिम रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत की गई। ये दिवाला से संबंधित दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपक्रम को विनियमित करता है। ये दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प और व्यक्तिगत दिवालियापन से संबंधित लेन देन के नियमों को बनाता है और लागू करता है। आगे डिस्कस करेंगे विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। भारत में विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाली सभी निर्यात और विदेशों से भारत में आयातित सभी सामानों से है। विदेश व्यापार भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। विगत 10 वर्ष से भारतीय व्यापारिक माल व्यापार यानी सीमा शुल्क आधार पर 2004-05 में 195.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2018-19 में बढ़कर 844.159 बिलियन अमेरिकी डॉलर होकर लगभग 4 गुना बढ़ गया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में 0.8% और 1% से 2018 में बढ़कर 1.67% और 2.57% हो गया है। प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ष 2004 में 30 और 23 से सुधरकर 2018 में 19 और 10 हो गया है। भारत के कुल माल व्यापार में जीडीपी अनुपात में भी वर्ष 2004-05 में 29.0% से 2018-19 में 31.0% पर आ गया है। 2018-19 में देश के निर्यात 330.078 बिलियन डॉलर के रहे, जो वर्ष 2017-18 में इसी अवधि की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाते हैं। 2018-19 में देश के आयात 514.078 बिलियन डॉलर के रहे, जो कि वर्ष 2017-18 की तुलना में 10.4% की वृद्धि दर्शाते हैं। 2018-19 में देश का व्यापार घाटा 184 अरब डॉलर रहा और जबकि 2017-18 में ये घाटा 162.05 बिलियन डॉलर था। आगे डिस्कस करेंगे 2018-19 में भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े। विदेश व्यापार के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य में 330.078 अरब डॉलर व आयात 514.078 अरब डॉलर के रहे हैं, जबकि पूर्व में 2017-18 में ये जो है 303.53 अरब डॉलर और 460.558 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार 2018-19 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 8.7% और वस्तुगत आयातों में 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018-19 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत व्यापार घाटा 176.42 अरब डॉलर का रहा है। 2017-18 में व्यापार घाटा 162.05 अरब डॉलर था। 2018-19 के दौरान रुपए मूल्य में भारत के निर्यात में इतने करोड़ के 23,14,429 करोड़ के व आयात 35,48,004 करोड़ के रहे हैं। पूर्व वित्तीय वर्ष में 2017-18 में रुपए मूल्य में भारत के निर्यात व आयात आपके 19,56,515 करोड़ और 30,01,033 करोड़ के थे। इस प्रकार 2018-19 में रुपए मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 18.29% व आयातों में 18.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018-19 के दौरान 514.078 अरब डॉलर के कुल वस्तुगत आयातों के तेल आयात 140.4
अरब डॉलर के यानी कुल आयात का लगभग 28% रहा। वहीं 2019-20 अप्रैल से नवंबर में ये घटकर 21% हो गया। फिर भी ये आयात का सबसे बड़ा मद है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2018 में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक वस्तुगत निर्यातों में भारत का अंश 1.67% और वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यातों में भारत का अंश 2.57% दर्ज की गई है। आगे हम डिस्कस करेंगे आपका व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल और आयात के स्रोत से है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भारत के व्यापार की दिशा में चीन को होने वाले निर्यात और चीन से होने वाले आयातों में महत्वपूर्ण अंतराल है। 2018-19 में भारत के आयातों में चीन की हिस्सेदारी 13.68% है, जबकि भारत के निर्यातों में चीन की हिस्सेदारी मात्र 5.08% है। निर्यातों में अमेरिकी भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार देश है, जिसकी भारत के कुल निर्यातों में लगभग 16% से अधिक की हिस्सेदारी है। 2018-19 में से संयुक्त राज्य अमेरिका 16.86 बिलियन यूएसए डॉलर द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल और यूके ऐसे शीर्ष 5 देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है। 2018-19 में भारत के आयात साझेदारियों में से 5 शीर्ष देश हैं: चीन, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, इराक। ये 5 देश हैं शीर्ष। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होती है। भुगतान संतुलन खाते के 2 भाग होते हैं: चालू खाता यानी करेंट अकाउंट और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। चालू खाते के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार यानी आयात प्लस निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदों, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार एक्सेट्रा की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते में पूंजीगत लेन देन यानी ऋणों की प्राप्तियां व अदायगियां, करेंसी लदान, स्वर्ण हस्तांतरण आदि की प्रविष्टियां की जाती है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति निरंतर बनी हुई है। चालू खाते के घाटे से तात्पर्य भुगतान संतुलन के चालू खाते में विदेशों से कुल प्राप्तियों पर विदेशों के लिए कुल देयताओं के आधिक्य से है। विदेशों की प्राप्तियां देयताओं की तुलना में अधिक रहने से चालू खाते में आधिक्य की स्थिति मानी जाती है। चालू खाते में घाटा रहने पर अब उसकी भरपाई पूंजी खाते में आधिक्य प्राप्त कर जाती है। पूंजी खाते की प्राप्तियों में विदेशी निवेश की प्राप्तियां और विदेशी ऋणों की प्राप्तियां आदि पूंजीगत प्राप्तियां शामिल रहती हैं। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु आरबीआई द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार हेतु आरबीआई ने पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 20 मार्च 2006 को किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यापार नीति। नई विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य 2019-20 तक भारत के निर्यात के 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इससे विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% तक हो सकेगी। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा आरबीआई के स्वर्ण भंडार, तीसरा सरकार की एसडीआर राशि और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी आरटीपी। विदेशी मुद्रा भंडार को केवल अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक संचित विदेशी रिजर्व 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आगे अब हम डिस्कस करेंगे व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड
सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया और इसका ब्रेटन वुड सम्मेलन, और इसका कार्य जो है 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189वां सदस्य जो है नॉर्वे है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और विश्व व्यापार का संतुलन विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1945 में हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध में जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण और अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ और 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ है। 12 अक्टूबर 1995 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164वां 164वां सदस्य बना। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। आगे अब हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र, जो कि परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सम्मिति साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मार्क्स के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। बेनहम के अनुसार अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो कि रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं महत्वपूर्ण। एंगल का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ाने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ग्रेशम का नियम, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। उत्पत्ति ह्रास का नियम, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि हो जाए और अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। सीमांत उत्पादन घट जाए या समान रहे या फिर बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित अन्य नियम हैं मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत और तीसरा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का अभाव होता है। तो कुछ प्रमुख कथन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स के अनुसार। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल के अनुसार। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना है नहीं, रॉबिन्स। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, JK मेहता के अनुसार। ये कथन जो है ये JK मेहता का है। चौथा कीन्स का रोजगार, अगला सिद्धांत है चौथा कीन्स का रोजगार सिद्धांत। इन्होंने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से बाजार नियम पर घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृति करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या फिर समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। से का बाजार नियम क्या है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ये नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होती है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य आयुत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। कीन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। इनके अनुसार समर्थ के निर्धारक तत्व दो हैं। पहला समग्र मांग फलन यानी ADF, दूसरा समग्र पूर्ति फलन यानी ASF। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमों की कुल लागतों और ADF उनकी कुल प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थव्यवस्था में वो मांग समर्थ मांग होती है जहां पे अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर N, उत्पादन स्तर यानी O और आय स्तर Y तीनों बराबर हो। कीन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया है। अगला जो सिद्धांत है वो है नकदी लेन देन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीजें स्थिर रहे तो ज्यों ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य भी घटता जाता है और विलोमशः भी। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा और ठीक इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। आगे अब हम डिस्कस करेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन के साधनों और उत्पाद की मात्रा में संबंध उत्पादन फलन कहते हैं। ये साधनों और उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद न तो कभी शून्य हो सकता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं कुल औसत और सीमांत उत्पादनों में परिवर्तन की अवस्थाएं। तो उत्पाद है ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था। कुल पहली अवस्था बढ़ता है, दूसरी बढ़ता है और तीसरा अधिकतम गिरता है। बढ़ता है, उत्पाद हो जाता है, औसत बढ़ता है और अंत में गिरता है तीसरी अवस्था में। उत्पाद अधिकतम होता है, उत्पाद जो है पहली अवस्था अधिकतम होता है, सीमांत बढ़ता है फिर गिरता है और शून्य गिरता है और उत्पाद प्रारंभ कर देता है और ये होता है ऋणात्मक हो जाता है तीसरी अवस्था में उत्पाद। औसत और सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन। इस उत्पादन फलन को कॉब और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था और इसलिए ये फलन उनके नाम से जाना जाता है। ये फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन का ही एक रूप है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये। पहली विशेषता है इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम और पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु उत्पादन शून्य होगा। दूसरा, इस फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। तीसरा, इस फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रम और पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। चौथा, इस फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक
एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। सैमुअल्सन की किताब है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है मार्शल की। रॉबिन्स की किताब है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल। जे.एम. केन्ज की किताब है द थ्योरी ऑफ एम्पायरमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स की किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्पायरमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और किन्स की ही बुक है हाउ टू पे फॉर वॉर। तो ये प्रमुख किताबें हैं और ये उनके लेखक हैं। मांग, तो आइए अब हम आगे मांग को डिस्कस करते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग होती है। यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो मूल्य बढ़ाने से मांग घटती है और मूल्य घटाने से मांग बढ़ती है। गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग की लोच होती है मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। गिफिन वस्तुएं क्या हैं? गिफिन वस्तुएं जो हैं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलुसदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग जो है लोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यदि समाज में धन असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी। इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है और जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। आगे टॉपिक है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के 4 रूप होते हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, दूसरा अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, तीसरा मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन और चौथा मुद्रा अस्फीति यानी डिसफ्लेशन। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, सबके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को समझेंगे। मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिमाण स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है और लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जाता है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होता है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो कि प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहते हैं। वस्तु एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या फिर बजटीय स्फीति कहते हैं। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने और देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जिसे अवमूल्यन जनित स्फीति कहते हैं। अवमूल्यन जनित स्फीति जो है उत्पन्न होती है।
खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं? उत्पादक वर्ग यानी कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है, ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं। धनी वर्ग और धनी वर्ग और धनी और निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। धनी वर्ग जो है वो और धनी होते जाते हैं और निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। व्यापार संतुलन विपक्ष में होता है, क्योंकि आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां क्या हैं? पहला, हिनार्ड प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण और साख नीति। चौथा, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति। और छठवां, प्रशुल्क और व्यापार नीति। सातवां, कठोर उद्योग नीति। तो ये जो है ये मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां हैं। आगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय पहला है संतुलित बजट बनाना। दूसरा, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पाद व्यय पर नियंत्रण रखना। तीसरा, प्रगतिशील करारोपण। चौथा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। पांचवा, बचत को प्रोत्साहित करना। और छठवां, उत्पादन में वृद्धि करना। मौद्रिक उपाय क्या है? मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना और तीसरा, कठोर साख की नीति अपनाना। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति क्या है? ये मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन दो प्रमुख लक्षण हैं इसके। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में अधिक होती है। दूसरा, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। किस किस परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है? पहला, मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। दूसरा, मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। तीसरा, मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। चौथा, उत्पादन यथावत रहे लेकिन मौद्रिक आय घटे। और पांचवा, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। आगे मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय क्या है? मौद्रिक उपाय, मुद्रा का अधिक निर्गमन। दूसरा, साख मुद्रा का विस्तार। राजकोषीय उपाय क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। और दूसरा, करारोपण में कमी। तीसरा, ऋणों का भुगतान। चौथा, आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि। अन्य उपाय हैं निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी। और दूसरा, पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा अस्फीति अवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रवृत्ति लगभग एक सी ही होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित और परिस्थितिजन्य होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो कि मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति नियोजन रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन देश को हानि होती है मुद्रा संकुचन से। मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है और दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गतिहीन स्फीति या निष्पन्द स्थिति, यानी स्टैग्फ्लेशन और स्लम्पफ्लेशन।
ये उस स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में तो एक ओर कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी ओर कीमतें विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता और स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। निष्पन्द स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी और उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। सैम्यूल्स के शब्दों में निष्पन्द स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों और मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। निष्पन्द स्फीति उत्पन्न होने के कारण क्या है? मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, विदेशी व्यापार में घाटा, उत्पादन लागत में वृद्धि, लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति का बने रहना। लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज सर्वे आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज जो है ये आर्थिक विषमता की माप करता है। इससे पहले वाले लेक्चर सेकंड में भी मैंने लॉरेंज वक्र के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। गिनी गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ गिनी, ये क्या है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकीय माप जो है गिनी गुणक कहलाता है, गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतनी ही अधिक होगी। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सिद्धांत एवं प्रतिपादक। तो सिद्धांत है ये, उनके प्रतिपादक हैं ये। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है। गरीबी का दुष्कर दृष्टिकोण प्रच्छ बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत के प्रतिपादक है रेगनर नर्क्स। प्लानिंग एंड द पुअर, इसके प्रतिपादक है वीएस मिन्हास। इनक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस के प्रतिपादक है गुनार मिडल। प्रबल धक्का सिद्धांत के प्रतिपादक है रेजस्टीन रोडा। असंतुलित विकास सिद्धांत दिया है हर्षमैन ने। और इस स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रतिपादन है रोस्टो। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस के प्रतिपादक हैं ए.के. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण के प्रतिपादक है एडम स्मिथ। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत दिया है आर्थर लेफर ने। व्यय कर के प्रतिपादक है केल्डार। टोबिन कर के प्रतिपादक है जेम्स टोबिन। मूल्यवर्धित कर यानी वैट के प्रतिपादक है प्रथम प्रतिपादक F1 सिमेंश, मॉरिस फारे और कार्ल शूप, इन्होंने विकसित किया है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं J.S. मिल। जीरो बेस बस्टिंग के प्रतिपादक है पीटर पायर। इसके बाद अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत के प्रतिपादक है डाल्टन पीगू। कर देय क्षमता क्लार्क। कार्यात्मक विद्या का सिद्धांत दिया है A.P. लर्नर ने। इस लास्ट क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत के प्रतिपादक है जॉन मेनार्ड कीन्स। कूजनेट वर्क्स क्या है? कूजनेट वर्क, कूजनेट वक्र जो है ये साइमन कूजनेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है और बाद में आय की वृद्धि के साथ साथ वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध में वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टी यू आकार की प्राप्त होती है। इस वक्र को ही कूजनेट वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी और यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी दर कम होगी। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। लाफर वक्र क्या है? यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन ये वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागत राजस्व में कमी आ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। पहला समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है?
अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं, समष्टि यानी मैक्रो अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि यानी माइक्रो अर्थशास्त्र, दो तरह से देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो अर्थशास्त्र, जो कि यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ इसको वृहद होता है, मैक्रो का अर्थ जो है मतलब बड़ा होता है, वृहद। तो ये जो है अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे मुद्रास्फीति, रोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन एक्सेट्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र, यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, यानी माइक्रो मतलब छोटा। ये जो है इकाइयों की गतिविधियों का अध्ययन है, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनियां, एक विशेष उद्योग जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी। 1993 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रगनार फ्रिक्स ने किया था। फिशर प्रभाव, फिशर प्रभाव क्या है? फिशर इफेक्ट। इरविंग फिशर द्वारा विकसित यह अवधारणा मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर और ऋण की अवधि के अनुसार अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है R = स्मॉल r + f, जहाँ पे आपका R जो है ये सांकेतिक ब्याज दर है, R वास्तविक ब्याज दर है और स्मॉल f वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। ये अवधारणा मुद्रास्फीति और सांकेतिक ब्याज दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर देखा जा सकता है और जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे सांकेतिक ब्याज दर कहा जाता है, लेकिन जमाकर्ता को इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती है, उसे वास्तविक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सांकेतिक ब्याज दर आपका 8% हो और उस समय मुद्रास्फीति 5% हो तो वास्तविक ब्याज दर 3% प्राप्त होगा। R = स्मॉल r + f, यानी इस R आपका 8 है, इक्वल टू R नहीं दिया है और F 5% है, तो R = हो जाएगा 8 - 5 यानी 3%। तो उस समय मुद्रास्फीति दर आपका वास्तविक ब्याज दर की मात्रा 3% प्राप्त होगी। इसके बाद टोबिन कर क्या है? टोबिन टैक्स। ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ये प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सकता है। टोबिन कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। आगे कर्ब डीलिंग। ये जो है कर्ब डीलिंग, शेयर बाजार के बाहर होने वाली सभी व्यापारिक को कर्ब डीलिंग कहते हैं। बजट क्या है? बजट किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का वितरण मात्र ही नहीं होता, अपितु ये सरकार के क्रियाकलापों और नीतियों का वितरण भी है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तेजड़ियाँ और मंदड़ियाँ यानी बल्स एंड बियर्स क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, जो कि व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तेजड़ियाँ कहलाता है। और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वो मंदड़ियाँ कहलाती है। ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या है? कंपनियां अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर और डिबेंचर जारी करती रहती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहा जाता है। अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन क्या है? यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। इसके बाद विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही खत्म हो जाता है। डिफ्लेशन क्या है? मुद्रा संकुचन।
जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, तो उस अवस्था को मुद्रा संकुचन कहते हैं, वो अवस्था। तो आइए हम महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, दांतवाल समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध है, गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता, महालनोबिस समिति है राष्ट्रीय आय के लिए, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, खुसरो समिति कृषि साख, गायपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। आगे भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, एस तारापोर समितियां रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। 15वां है आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए है। आगे 17वां बी एस व्यास समिति चीनी उद्योग, सत्यम समिति वस्त्र नीति और मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 12वां हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय इस अधिक को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो ये अवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रा प्रसार या फिर मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, और एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। लेकिन एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति जो है वो हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। आगे रिसेशन क्या है? रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती है। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आगे है प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। आगे स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जो है ये अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टैरिफ क्या है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति क्या है? यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे साख नियंत्रण, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है और रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है, तथापि ये सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। आगे एक्टिव शेयर क्या है? वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे एक्टिव शेयर कहते हैं। कंट्रेरियन शेयर क्या होता है? कंट्रेरियन शेयर जो है इस श्रेणी में उन शेयरों को शामिल किया जाता है जो कि बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं। अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य भी बढ़ जाता है। आगे एडी इंडेक्स यानी एडवांस डिक्लिन इंडेक्स,
इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों का भाग दिया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है। जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं, यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है, और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। आगे बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर क्या है? ऐसा डिबेंचर है जिसका कि हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा होता है, केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है, उनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन में प्रस्तुत करने पर ब्याज और डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने और चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। आगे बंधक डिबेंचर यानी सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के संपत्ति पर प्रभार करते हैं। इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक 2 प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव और दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता है, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही हस्तांतरित कर सकती है। आगे ब्लो आउट। ब्लो आउट क्या है? जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या फिर आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। हंग अप क्या है? जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है और ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ाने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी स्थिति को हंग अप कहा जाता है। आगे पीई अनुपात यानी पीई रेशियो क्या है? किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पीई अनुपात ज्ञात किया जाता है, यानी PER इक्वल टू प्रति शेयर बाजार मूल्य अपॉन EPS। कुछ विविध तथ्य देख लेते हैं। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही चीन है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1987 में दार्जिलिंग से प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में महाराष्ट्र है। बिग पशु थ्योरी आर रॉडन ने दिया था, बिग पशु थ्योरी। आगे उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ कर की दरों में कमी होती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। आगे भारत
पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा यानी जो कि महाराष्ट्र में है खोला गया है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार एक्सेट्रा। व्हाइट गुड्स की विशेषता ये होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग का प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक जो है इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट होता है लूसेंट का, और आपका सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में। इसके बाद हम साइंस को डिस्कस करने वाले हैं।